आप सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक नए अतिथि आयुष प्रताप सिंह, जो एडवोकेट हैं पेशे से, उनके साथ यहाँ वाराणसी में उपस्थित हैं। और आज हम जानेंगे जो पूरी विधि शास्त्र है और न्याय प्रणाली है, उसकी पूरी ऐतिहासिकता क्या है, साथ में अभी का जो उसका प्रारूप है वो कैसा है, और पास्ट में उसका प्रारूप कैसा हुआ करता था। आज हम एडवोकेट आयुष प्रताप सिंह जी से ये जानेंगे। तो सर्वप्रथम आयुष प्रताप जी, आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, धन्यवाद। तो इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आशा करता हूं कि हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। बिल्कुल। और आज का जो विषय, जैसा मैंने बताया, वो है विधि शास्त्र, और इसी में हम बाकी आगे जो स्कूल हैं, स्कूल ऑफ लॉज हैं, उनके विषय में भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने अतिथि का परिचय देना चाहूँगा। एडवोकेट आयुष प्रताप सिंह जी ने बनारस से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद DAVV, जो इंदौर का एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने BLLB किया, इंटीग्रेटेड 5 साल की लॉ कंप्लीट की। और फिलहाल जैसा मैंने बताया कि अभी आयुष जी एडवोकेट है पेशे से। तो आयुष जी, जो सबसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे वो है कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, विधि शास्त्र, ये शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, आप इसे बता सकते हैं? देखिए, अगर जूरिस्प्रूडेंस को हम लोग 2 भागों में बांटें जी, तो जूरिस और प्रूडेंस, ये 2 शब्द निकल के आते हैं। बिल्कुल। तो प्रूडेंस मतलब होता है विजडम या फिर फिलॉसफी या फिर नॉलेज, और जूरिस मतलब होता है लॉ जी। तो जूरिस्प्रूडेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम ये समझते हैं कि विजडम ऑफ लॉ, फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिर नॉलेज ऑफ लॉ जी। तो जो लॉ की पूरी पढ़ाई होती है, जो उसका पूरा ज्ञान होता है, जो उसका मूल होता है या उसकी फिलॉसफी होती है, उसको हम लोग जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो जूरिस्प्रूडेंस आप और हम नहीं, बल्कि कई जूरिस्ट हुए इतिहास में, वेस्ट में भी और हमारे यहाँ भी। जैसे वेस्ट में बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड, कीटन, सालमंड, फुलर, हार्ट जी। और अभी रिसेंट में जॉन फिनिस 1940 में उनकी थ्योरी आई थी जी। तो कई सारे जूरिस्ट हुए। हमारे यहाँ की बात की जाए तो याजनेवल्क, मनु, नारद, तो कई सारे जूरिस्ट हुए। तो इन्होंने लॉ को समय समय पे बदलते हुए समाज के साथ इंटरप्रेट किया। ठीक है, इन्होंने समझाया कि ये समाज है, अब इस तरह का लॉ होना चाहिए, अब इस तरह की चेंजेस होंगी। तो अपने अपने आइडियोलॉजीज के हिसाब से ये चला। तो ये बेसिकली विधि शास्त्र और जूरिस्प्रूडेंस का बेसिस और मूल ये है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा रहेगा, वो जो सोर्सेज हैं इसके, हिंदू लॉ के जो सोर्सेज हैं और इनका जो ओरिजिन है, वो क्या है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, हिंदू लॉ की अगर बात की जाए जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप हिंदू लॉ के बारे में ही पूछ रहे हैं। हिंदू लॉ के बिल्कुल जी। तो हिंदू लॉ की बात अगर की जाए तो हिंदू लॉ के 2 चीजें होती हैं। एक होता है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ जी, और दूसरा होता है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ जी। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो जो सबसे प्राचीनतम सोर्स हमारे पास आता है वो होता है श्रुति जी। ठीक है, जहां पे जो नॉलेज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुन के ट्रांसफर हुई। अच्छा। तो श्रुति के समय होते हैं जब हमारे पास वेद थे जी, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों में आज के हिसाब जैसा लॉ नहीं था, मतलब एज इट इज लॉ नहीं दिया गया था कि ये करोगे तो ये सजा हो जाएगी, ये सजा लिखी हुई है, ऐसे एविडेंस देते हैं, इस तरह की बातें नहीं की गई थी। उसमें धर्म के अनुसार जीवन जीने का एक प्रक्रिया बताया गया था जी। और उसमें फैमिली एज ए यूनिट का कॉन्सेप्ट था। और जो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल एंटीसीडेंट होता था, यानी मुखिया जो होता था परिवार का, जी, उसको हम गृहाधिपति कहते थे। गृहाधिपति। जी। उसके बाद जब समय बदला तो हमारे पास श्रुति से स्मृति आई। ठीक है, स्मृति मतलब जो श्रुति से सुन के स्मृति बनती है, ऐसा ठीक है। तो स्मृति में हमारे पास देखा जाए तो मुख्यतः 3 स्मृति हुई जी। पहली मनु स्मृति हुई जी, दूसरी हमारे पास याजनेवल्क स्मृति, और हमारे पास तीसरी जो हुई वो नारद स्मृति जी। तो मनु स्मृति में मुख्यतः वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जी, और उसके हिसाब से कानून बनाए गए और लोगों को कर्म के मतलब बांटा गया कि आपका ये कर्म, आपका ये कर्म है, आपका ये कर्म है जी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब समय बढ़ा तो याजनेवल्क स्मृति आई जी। ये इसका रेन एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, पर बुद्ध और विक्रमादित्य के बीच में ही कहीं ये स्मृति आती है, याजनेवल्क स्मृति। याजनेवल्क स्मृति थोड़ी मॉडर्न थी मनु स्मृति से जी। इसमें वुमेन्स के इनहेरिटेंस राइट की बात की गई जी। मतलब कि महिलाओं का भी संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों का था जी। ये उस समय की बात है जी। हमारे न्याय विधि में। उसके बाद समय बीता तो नारद स्मृति आई, जिसको सबसे मॉडर्न एंड लिबरल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय के हिसाब से बहुत ही लिबरल थी। इसमें
महिलाओं के संपत्ति के अधिकार में बात की गई, और साथ ही साथ जो विडो थी उनके संपत्ति के अधिकार की भी बात की गई थी जी। तो ये नारद स्मृति उस समय बहुत ही मतलब मॉडर्न थी। साथ ही साथ इसमें एविडेंस, जो आज के समय में हम लोग साक्ष्य विधि पढ़ते हैं, जो कि अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो एविडेंस कैसे देते हैं, प्लीडिंग कैसे होती है कोर्ट में, तो इन सब की भी थोड़ी बहुत बात हमें नारद स्मृति में मिल जाती है जी। ठीक है, तो ये हमारे पास श्रुति हो गई जी। फिर हमारे पास स्मृति हो गई, फिर समय बीता, फिर हमारे पास कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आते हैं जी। तो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में मुख्यतः दो यहाँ पे हमारे पास निकल के आया जी। एक हमारे पास मिताक्षरा और दूसरा हमारे पास आया जो है वो है दयाभाग। दयाभाग जी। जी। तो अगर हम लोग मिताक्षरा की बात करें तो मिताक्षरा लिखा था विज्ञानेश्वर जी, महाराष्ट्र के एक संत थे जो कल्याणी के जो चालुक्य थे, वहां पे जाकर वो 11वीं-12वीं शताब्दी के बीच में, 11वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने ये पूरी मतलब कमेंट्री लिखी थी, जिसको टीका भी कहते हैं, और इसका जो आधार था वो याज्ञवल्क्य स्मृति थी। याज्ञवल्क्य स्मृति के उन्होंने कमेंट्री आगे बताइए जी। उसके बाद जो दयाभागा थी वो जिमुत वाहना जी ने लिखी थी, वो 12वीं सेंचुरी में लिखी गई। हाँ हाँ, तो मिताक्षरा और दयाभागा फिर दो भाग यहाँ से निकल के आए जी। अब मूलतः अगर इनके डिफरेंसेस की बात की जाए लॉ के आधार पे, तो मिताक्षरा और दयाभागा दो भाग में बट गए जी। तो मिताक्षरा में बेसिकली जो सक्सेशन था वो सिर्फ पुरुषों का ही था, महिलाओं का उसमें अधिकार नहीं दिया गया था जी। ठीक है। दूसरा उसमें बात ये हुई थी कि एग्नेट्स को प्रेफरेंस मिलती थी कॉग्नेट्स को जी। अब एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या होते हैं? एग्नेट्स वो होते हैं जो आपके पिताजी के साइड के मेल एंटीसीडेंट है, उनको एग्नेट्स बोलते हैं, और जो आपके माताजी के साइड के एंटीसीडेंट्स है उनको हम कॉग्नेट्स बोलते हैं जी। तो यहाँ पे एग्नेट्स को दी गई थी। साथ ही साथ इसमें यह भी अधिकार दिया गया था कि जो पुत्र है वो पिता के जीवित रहते हुए ही बंटवारा कर सकता है, पार्टीशन कर सकता है जी। ठीक है। और साथ ही साथ जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसमें पिताजी का कोई अधिकार नहीं होता था, मतलब जो मुखिया था घर का जी। उसका कोई अधिकार नहीं था, वो प्रॉपर्टी आपके को पार्षणर को, मतलब आने वाली पीढ़ियों को पास होते रहेगी। जबकि हम बात करें दयाभागा की तो इसमें ऐसा नहीं था जी। इसमें बेसिकली महिलाओं को भी अधिकार दिया गया था, एग्नेट्स और कोग्नेट्स में कोई अंतर नहीं था जी। ठीक है। और जो यहाँ पे जो मुखिया होते थे परिवार के, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी होती थी जी, उसका यहाँ पे पूर्ण अधिकार था प्रॉपर्टी पे कि उस प्रॉपर्टी को कहाँ देना चाहता है और कैसे देना चाहता है जी। तो ये रहा हमारे कुछ बेसिक मतलब कि एक भेद, मतलब डिफरेंसेस जो कि दो स्कूल प्रोमिनेंटली हम जानते हैं कि एक है मिताक्षरा, दूसरा दयाभाग। एक चीज़ और मैं इसके बारे में जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से कि जो मिताक्षरा है मूल रूप से वो भारत के सभी राज्यों में माना जाता था, और जो आपका जिमुक्त वाहन का दायां भाग है, दायां भाग मूल रूप से बंगाल का क्षेत्र जो है, वेस्ट बंगाल जिसे हम अभी जानते हैं, और असम, इन दोनों में प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस किया जाता था, और बाकी के राज्य में जो हमारी विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा थी उसे प्रैक्टिस किया जाता था। तो आप समझ गए होंगे कि क्या भेद है इन दो स्कूल्स में। अच्छा आयुष जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या इन दो स्कूल्स के अलावा भी और कुछ स्कूल्स भारत में प्रैक्टिस में थे? ये बेसिकली स्कूल्स हमारे पास 5 हुए आगे चल के जी। मैं जानना चाहूंगा आपसे क्या थे। तो हमारे पास मिथिला स्कूल जी, बनारस स्कूल जी, द्रविडियन स्कूल जी, महाराष्ट्र स्कूल, और एक हमारा 5वां बंगाल स्कूल। तो जो ऊपर के 4 स्कूल्स थे यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली मिताक्षरा जो लॉ था जी, उसकी प्रधानता थी, उसको फॉलो किया गया, पूरा नहीं, अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन के आधार पे थोड़ा बहुत मोल्ड करके जी। और जो हमारे पास बंगाल स्कूल था जिसमें बंगाल, असम, बिहार का कुछ क्षेत्र आ जाता था जी, यहाँ पे हमारे पास दयाभाग जो था ये प्रीडोमिनेंटली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो जैसे कल्चरल डिफरेंसेस और अलग अलग मतलब मान्यताओं के हिसाब से इतने सारे स्कूल्स की आवश्यकता पड़ी भारत देश को? क्या हम ये बिल्कुल भारत देश को आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भारत शुरू से विविधताओं का देश रहा है। यहाँ पे कभी भी एक कल्चर, एक रिलीजन नहीं रहा जी। बिल्कुल, कई सारे कल्चर्स, कई सारे रिलीजन्स, और एक रिलीजन में भी कई सारे कल्चर्स रहे हैं जी। बिल्कुल। तो इसीलिए मिताक्षरा और दयाभागा में इतनी छूट दी गई थी कि आप थोड़ा बहुत उसको अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस और कस्टम के हिसाब से एडजस्ट कर सके, जो कि आज के हिंदू लॉ में भी ये बात प्रेवलेंट है कि कस्टम्स अगर कहीं है तो उसको एक लॉ की मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि उसे कुछ लीगल कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं जी। तो ये था बेसिकली स्कूल्स के बारे में। लेकिन अगर हम सोर्सेज की बात करें तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद भी हमारे पास हिंदू लॉ के सोर्सेज होते हैं जी। तो हम बात करें तो जब अंग्रेज आए हमारे पास तो ये सब चीजें प्रेवलेंट थी भारत में, ये सब चीजें चल रही थी। तो जब अंग्रेज आए तो जब मामले आने लगे, अंग्रेजों ने कोर्ट स्टैब्लिश की, एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम बनाई उस समय के हिसाब से। तो जब अंग्रेज आए तो वो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाना शुरू किया,
अगर कोई केस आता था हिंदू लॉ का, तो आप इंटरप्रेट करके बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। तो ऐसा कोई कोडिफाइड लॉ नहीं थी जी। और जहां मुस्लिम लॉ की बात हो गई तो वहां पे वो काजी को और उनके जो धर्म गुरु थे उनको बुलाया गया जी। तो अंग्रेजों को बड़ी दुविधा हुई काम करने में, तो अंग्रेजों ने उस समय से प्रस्ताव रखना शुरू किया कि हमें जो पर्सनल लॉज हैं उसको कोडिफाइड करना है। तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल लॉज जो थे हमारे, जो उस समय आया आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इसको कोडिफाइड कर दिया जी। और भी बहुत सारे लॉज हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको अंग्रेजों ने कोडिफाइड कर लिया। पर पर्सनल लॉ को कोडिफाइड नहीं कर पा रहे थे जी। कुछ उन्होंने उस समय एक्ट लाए, लेजिस्लेशंस लाए जी। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया उस समय 1939 का एक एक्ट था, और भी 2-4 शायद सती प्रथा का भी उन्होंने एक्ट लाया था एबॉलिशन के लिए। तो इस तरह कुछ एक्ट लाए, पर एज सच कुछ ला नहीं पाए जिससे कि जो हमारा पर्सनल लॉ है उसको कोडिफाई किया जा सके। तो उसके बाद जब हम आजाद हुए, आजाद होने से 1944 में एक कमेटी बनी थी जी। ठीक है, कमेटी के चेयरमैन थे हमारे सर बी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, तो कमेटी बनी थी। कमेटी बेसिकली ये बनी थी कि हिंदू लॉ को जो है उसको कोडिफाइड किया जाए, लेकिन उस समय बहुत ही मास में बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ था कि कहा यह जा रहा था कि ये जो कमेटी बनी है ये हमारे सैक्रेड लॉ को, हमारे कस्टम्स को, हमारे ट्रेडिशंस को ओवरलैप कर देगी, खत्म कर देगी एक तरीके से। पर समहाउ समय आगे बढ़ा और 1955 में हमारे पास 4 कोडिफाइड हिंदू लॉ आ चुके थे जी। जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, बिल्कुल, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके बाद HMGA, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, और फिर हमारे पास आता है HAMA, हामा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इस तरीके से हमारा जो हिंदू लॉ था वो 1955 में ही कोडिफाइड हो चुका था ऑलमोस्ट। तो एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, मैं कहीं पे तो पढ़ रहा था ये बात कि जो 2 स्कूल प्रीडोमिनेंट स्कूल आपने बताया कि दाया भाग में ताक्षरा, तो क्या अभी भी इसी के आधार पे न्याय मिलता है, या ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो नया आया जैसा आपने बताया उसके आधार पे अभी हिंदू को मतलब नहीं, अब आज के समय में हिंदू लॉ कोडिफाइड है जी। और बिल्कुल जैसे जो सक्सेशन, इनहेरिटेंस, मैरिज, एडॉप्शन, ये सब हम जो कोडिफाइड लॉज हैं जिनके 4 मैंने अभी नाम लिए, इसके हिसाब से इसके आधार मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम में यही चलता है जी। पुराना कुछ भी नहीं चलता। बिल्कुल, बल्कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये लॉज बन रहे थे तो हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए इन लॉ को कोडिफाइड किया गया था। जैसे कि आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो उसमें सप्तपदी का मेंशन होता है, हाँ। 7 फेरे, वैलिड सेरेमनी, तो ये सब चीजों को ध्यान, सेरेमनी और फायर का रिचुअल्स, हाँ, तो ये सब चीजें मतलब बेसिक मूल ढांचा नहीं तोड़ा गया हमारा, हाँ। इन सब चीजों के ध्यान में रखते हुए ही हमारा जो लॉ था उसको कोडिफाई किया गया जी। तो ये सारे सवाल जो है कि मैं आशा करता हूँ जो हमने इनसे किए हैं आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे कि इसकी डेप्थ क्या है और इसकी पूरी ओरिजिन, इसकी ऐतिहासिकता क्या रही। तो एक सवाल जो आखिरी सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित। तो क्या आप हमारे दर्शकों को यूसीसी के बारे में कुछ मतलब मूलभूत पॉइंट्स बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में दी गई है। अब हमारा जो आर्टिकल 44 है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जी। हमारे संविधान में 2 बातें, एक है फंडामेंटल राइट, एक है डीपीएसपी। जो हमारे मौलिक अधिकार है यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम कोर्ट में जाके लीगली इन्फोर्स करा सकते हैं। जैसे कि अगर समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर वो मेरा वायोलेट होता है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और उसको इन्फोर्स करा लूंगा। बिल्कुल, ये हमें राइट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। पर जो हमारे डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसे हम कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो नॉन इन्फोर्सिएबल होते हैं। तो डीपीएसपी जब बना था हमारे पास तो उस समय जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने ये सोचा कि सरकार के पास अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि सब कुछ को फंडामेंटल राइट में डाल दिया जाए जी। तो कुछ चीजों को उन्होंने डीपीएसपी में डाल दिए कि जब समय के साथ देश आगे बढ़ेगा, सरकार आगे बढ़ेगी, तो इन चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन पहले डीपीएसपी में था जी, ठीक है, उसको बहुत समय तक फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन जब समय बढ़ा तो राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया डीपीएसपी से निकाल के। तो उसी तरह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है हमारे पास, समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता जो है ये बेसिकली कोडिफाई करने की बात करती है हमारे पर्सनल लॉज को, क्योंकि हमारे क्रिमिनल और बहुत सारे सिविल लॉज ऑलरेडी कोडिफाइड है, जैसे मैंने बताया क्रिमिनल लॉज, सिविल प्रोसीजर एक्सेट्रा। पर हमारे जो पर्सनल लॉज है जिसमें मैरिज, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, एडॉप्शन, ये सब चीजें आती है, ये सब चीजें कोडिफाइड नहीं, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। हिंदुओं की अलग है,
मुस्लिमों की अलग है जी। और भी रिलीजन्स हैं ढेर सारे, उनकी अपनी अपनी अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं को एक शादी करने का ही अधिकार है, मुसलमानों को 4 शादी करने का अधिकार है। तो यहाँ पे मैरिज में एक डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो एक कानून होगा मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, इन सब चीजों का। जी। तो ये है हमारे पास यूसीसी। तो आज हमारे साथ आयुष प्रताप सिंह जी जुड़े थे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों से, अपने प्रेमी जनों से, ताकि उनके पास ये जानकारी पूरी पहुंच पाए। जो पुख्ता जानकारी आ रही है हमारे मित्र एडवोकेट आयुष प्रताप सिंह जी से, सब तक पहुंचे। वैलिड इन्फॉर्मेशन जो है कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगली बार हम फिर नए विषय के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।